हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसका क्लासिफिकेशन है लॉजिक के आधार पर और आउटकम के आधार पर। तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे वो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 4 रिसर्च के बारे में बात करेंगे। एक है फंडामेंटल और अप्लाइड और दूसरा है डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं इन बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च को डील करूंगी। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम है बेसिक और प्योर रिसर्च। आप इसे याद रखो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये चीज़। इट एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो फंडामेंटल रिसर्च का फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, वो किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है कि जो भी आपके पास नॉलेज पहले से है उसमें और नॉलेज को वो ऐड करके उस नॉलेज के स्टॉक को वो एक्सपैंड करता है। इट हैज़ नो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एट द प्रेजेंट और इवन इन द फ्यूचर। जो रिसर्च हो रहा है उसका कोई भी लेना देना नहीं है प्रेजेंट की सिचुएशन से, या फिर इसमें कोई भी विजन नहीं रखा गया कि प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन को देखते हुए रिसर्च करना है। इसका मेन मोटिव है कि जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करना है, उसमें और भी जितनी भी डिमेंशंस ऐड हो सकते हैं अलग अलग अप्रोचेस से, उसको उसमें इंक्लूड करना है। इट इज़ नॉट कैरिड आउट विद द विजन ऑफ एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का विजन नहीं है इनके पास। ये अधिकतर एकेडमिक होते हैं, एकेडमी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी इसकी। इट इज़ एक्सटेंसिव इन नेचर एंड इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ केस स्टडीज। एक्सटेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म में रिसर्च होता है, ऐड करते जाओ और इसमें लार्ज नंबर ऑफ केस स्टडीज़। जिस तरीके का भी रिसर्च आप कर रहे हो, जो भी डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें सीधा सीधा आता है एक्सटेंसिव मोड ऑफ रिसर्च कि आपका अप्रोच जो है रिसर्च को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, जहाँ पर आपका एक ही मोटो है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको एक्सपैंड करके उस स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाना है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च के, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि किसी भी न्यूलिथिक साइट का एक्सकवेशन होता है आंध्र प्रदेश में। तो जो भी एक्सकवेशन हो रहा है, न्यूलिथिक साइट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेटलमेंट पैटर्न, पॉटरी, वेपन्स जो भी मिल रहा है, वो आपके अभी के प्रेजेंट सिचुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जो न्यूलिथिक एज पे जो भी वर्क पहले से हो चुका है उस पे वो और नॉलेज को ऐड कर रहा है। तो मतलब वो एक्सपैंड कर रहा है न्यूलिथिक एज के ऊपर। नेक्स्ट है रिसर्च इज डन ऑन फाहियान। फाहियान एक चाइनीज ट्रैवलर था जो कि इंडिया आया था। तो रिसर्च अगर हम करते हैं इन पर तो इसका कोई लेना देना नहीं है आज के प्रेजेंट सिचुएशन से। ये उस टाइम की बात, फाहियान जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं अपनी किताबों में, वो उसकी बात करेगा, उसके नॉलेज सिस्टम में वो ऐड करेगा, लेकिन आज के प्रेजेंट सिचुएशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आई स्टडी इज डन ऑन ताजमहल आर्किटेक्चर। अब ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया मुगल टाइम में, तो इसके आर्किटेक्चर पे जो भी स्टडी हो रहा है उसका कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है प्रेजेंट में। ये हो सकता है कि उससे इंस्पायर होकर हम कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है फंडामेंटल रिसर्च के पर्सपेक्टिव में कि जो भी ताजमहल पे आपने रिसर्च करा है और उसके आर्किटेक्चर पे, तो वो जो ऑलरेडी काम हो चुका है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल टाइम या फिर आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल, उसमें वो ऐड कर रहा है। वहाँ पे आपका कोई भी मिशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, कि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस रिसर्च को कैरी आउट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ रिसर्च इज बीइंग डन ऑन द रोल ऑफ वीमेन और एनी स्पेसिफिक वीमेन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कि किसी भी आप वीमेन के रोल, किसी भी वीमेन पर आप रिसर्च कर सकते हो कि उनका क्या रोल रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो आज का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जब हम रिसर्च करेंगे फीमेल का क्या रोल रहा है, तो उसमें ये मदद करता है कि आपके पास एक नॉलेज है जिसको आप बार बार प्रोड्यूस कर सकते हो कि वीमेन का भी रोल रहा है, वो एक नेग्लिजिबल जेंडर या एक नेग्लिजिबल कैटेगरी के तौर पर नहीं थी। तो इस तरीके से फंडामेंटल रिसर्च को हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। ओके, अप्लाइड रिसर्च जो हम करते हैं इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, इसका एक मोटिव है कि जो भी
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है एट प्रेजेंट उसको सॉल्व करना। अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट एनी सोसाइटी इज फेसिंग इन द प्रेजेंट टाइम। ये इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव क्यों होता है? क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस या प्रोसीजर है उसके ऊपर इम्प्रूव करके वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, ठीक है। इट इज़ इंटेंसिव इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप है। अगर ये पर्टिकुलर सोसाइटी ए है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ इसी पे फोकस करके जो भी इसका मेथड है, प्रोसीजर है, उसको कैरी आउट करके सॉल्यूशन देगा। आप हमेशा याद रखना कि अप्लाइड रिसर्च इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे, फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च, जो भी थेरीज बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च में प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं थ्योरी को इनोवेट करके अप्लाइड रिसर्च इस्तेमाल करता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो अप्लाइड रिसर्च का एग्जिस्टेंस फंडामेंटल रिसर्च के बिना बिल्कुल नहीं है। अप्लाइड रिसर्च डिपेंडेंट है, जो भी थेरीज और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है फंडामेंटल रिसर्च के अंदर उस पर आधारित है ये। मतलब अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है। इसका एग्जांपल जैसे है कि आई स्टडी इज डन इन टू बिल्ड इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, उनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप उस पर रिसर्च करोगे कि रीज़न क्या है, फिर सब कुछ आप हाइपोथेसिस सेट करके रिसर्च करोगे और उसका एक सॉल्यूशन दोगे कि बच्चों को हम कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हैं मैथमेटिक्स के तरफ। तो यहाँ पर जो है आपने जो एग्जिस्टिंग थेरीज हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च के दौरान जो थेरीज आई, आपने उसका इस्तेमाल किया, आपने उसको इनोवेट किया, इनोवेट करके आपने सॉल्यूशन देने की कोशिश की, और इस सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है अप्लाइड रिसर्च का। दूसरा एग्जांपल है टू क्योर ए स्पेसिफिक डिजीज। अभी कोरोना का पूरा पैंडेमिक का सिचुएशन आया हुआ है, तो इसको टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। तो जो रिसर्च अभी हो रहा है कोरोना के लिए वैक्सीन या मेडिसिन लाने के लिए, तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर दैट इम्प्रूव्स वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स जो है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, ऑल्दो उनके अंदर पोटेंशियलिटी है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस फैक्टर्स को देखोगे कि ऐसा क्या है और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आई स्टडी डन टू मेक वीमेन मोर अवेयर ऑफ द राइट्स। जैसे रिमोट विलेजेस या फिर अर्बन एरिया या फिर सिटी टाउन्स में ही वीमेन को लीगल राइट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि वीमेन को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करे, एक रिसर्च किया जाएगा। ये फैक्टर देखना है कि क्या फैक्टर है जो इनको अवेयरनेस से रोक रहा है, फिर क्या सॉल्यूशन के तौर पे लाया जा सकता है जिससे कि वीमेन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो अपने राइट्स को लेकर। तो जो भी रिसर्च आएगा इसके अंदर वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएगा। तो आई होप कि आपको अप्लाइड रिसर्च इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। ओके, यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट बना दिया है ताकि आप क्रिस्टल क्लियर होकर समझ पाओ दोनों के रिसर्च के बीच में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला जो बेसिक रिसर्च है या जिसको फंडामेंटल और प्योर रिसर्च कह रहे हैं, ये थियोरेटिकल इन नेचर है, इसमें थेरीज आप डेवलप करते हो। ये प्रैक्टिकल इन नेचर, इसी थेरीज को आप इनोवेट करके प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। इट एक्सप्लोर्स एंड जनरेट थेरीज, इट अप्लाइज दिस थेरीज, इसी थेरीज को वो अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ लिमिटेड, या ये एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर चलता है। और इसमें जो थेरीज डेवलप होती है वो हर जगह अप्लाई हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में वो थेरीज फिट कर रहा है। नेक्स्ट है मोर फोकस्ड ऑन इंटरनल वैलिडिटी। मैंने आपको इंटरनल वैलिडिटी अपने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगा। इट पेज अटेंशन टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी पे अटेंशन इसलिए दे रहा है क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उसमें इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी का काम बेसिक रिसर्च कर चुका है, तो जो बचा काम है एक्सटर्नल वैलिडिटी का, उसको वो नज़र में रखते हुए सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिसर्च या फिर इंडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव अप्रोच का जो मूवमेंट है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि पहले आपके पास एक स्पेसिफिक डेटा होगा, उसके बाद आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करोगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे,
फिर एक पैटर्न का सर्च करोगे, जितने भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को उसमें क्या कॉमन पैटर्न है, और उसके बाद आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करोगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉटम टू अप सर्च। तो आप इसे याद रखो, क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब वो क्लियरली समझ में आएगा। मैंने जैसे आपको बोला कि ये मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ओके। तो श्रेया हैज़ 2 हैंड्स, ये एक स्पेसिफिक बात है, एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में कि श्रेया के पास 2 हाथ है। राम के पास भी 2 हाथ है, ये भी स्पेसिफिक है क्योंकि राम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, एक यूनिक इंडिविजुअल है। सिमिलरली रजा हैज़ 2 हैंड्स, तो ये इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो पहला स्टेप था ऑब्जर्व किया कि सबके पास 2 हाथ है, उसके बाद हम पैटर्न, कॉमन पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। तो सबके पास 2 हाथ है और सभी के सभी इंसान है। तो हमने फिर एक जनरलाइजेशन, जो थर्ड स्टेप है उसको हमने किया, और हमने पाया कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 2 हैंड्स। तो ये हो गया इंडक्टिव अप्रोच, कि आप एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हो, ऑब्जर्व करोगे, फिर पैटर्न ढूंढोगे कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये सारे के सारे स्पेसिफिक फेनोमेनन, उसके बाद आप जनरलाइज कर दोगे। नेक्स्ट है डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव अप्रोच। ये इंडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव अप्रोच का बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इट स्टार्ट्स विद अ थ्योरी, ये सबसे पहले एक थ्योरी, जो एक जनरलाइज थ्योरी है, जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, उससे वो स्टार्ट होता है। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये हाइपोथेसिस को स्टेट करेगा बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसर्च, लिटरेचर, थ्योरी और डेटा। सबसे पहले हाइपोथेसिस बना लिया, जो भी डेटा आपके पास है, उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करोगे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि हाँ या ना, आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हो डेटा के आधार पर वो सही प्रूफ हो रहा है या फिर गलत प्रूफ हो रहा है। उसके बाद फाइनल आता है कंक्लूजन, कि आप कंक्लूड करोगे वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका दूसरा नाम है टॉप टू डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव रिसर्च का ऑपोजिट है। तो ये मैंने आपको बताया डिडक्टिव रिसर्च के एलिमेंट्स। ये थ्योरी से स्टार्ट होता है, इसमें 3 प्रोसेस हैं। हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, और उसके बाद आपको टेस्ट करना होता है कि वो डेटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ये और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले एक जनरल फैक्ट या थ्योरी से स्टार्ट होता है, राइट। तो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 2 हैंड्स, ये एक जनरल फैक्ट है, एक जनरल थ्योरी है, एक एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसको सब मानते हैं कि हर इंसान के पास 2 हाथ होता है। अब डेटा कलेक्ट करने की बड़ी, कि चलो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो श्रेया हैज़ 2 हैंड्स, रजा हैज़ 2 हैंड्स, ये डेटा कलेक्ट हुआ। तो अब आप देखोगे कि अब जाके आप ये कह सकते देयरफॉर श्रेया इज अ ह्यूमन। फिर आप क्या कहोगे, अच्छा तो श्रेया एक ह्यूमन है, क्योंकि हर ह्यूमन के पास 2 हाथ है और श्रेया के पास भी 2 हाथ है, इसलिए श्रेया एक ह्यूमन है। सिमिलरली रजा इज अ ह्यूमन। तो आपने यहाँ क्या किया, जनरल से आपने स्टार्ट किया था और आपका कंक्लूजन आया, और जो कि एक स्पेसिफिक हो गया, कि अगर इसी का रिवर्स कर दोगे तो वो इंडक्टिव हो गया, और इस तरीके से जाओगे जनरल टू स्पेसिफिक तो ये डिडक्टिव हो गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको लेक्चर समझ आए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिसर्च के बारे में, जिसका क्लासिफिकेशन है प्रोसेस और इंक्वायरी मोड पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।